सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बनाया है। तो आंसर होगा लोखंडे प्रशांत सीताराम को। तो अभी केंद्र सरकार ने, याद रखना, लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया है। इनके अलावा सीबीएसई का नया सचिव सेक्रेटरी बनाया गया किसको? वरुण भारद्वाज को। ये जो लोखंडे प्रशांत सीताराम है, ये इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में काम कर रहे थे और अब सीबीएसई के अध्यक्ष बन गए। सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने किनको रिप्लेस किया? राहुल सिंह का स्थान लिया है, क्योंकि अब जो राहुल सिंह है ये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव बन गए हैं। सीबीएसई की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्थापना होती 1929 में, शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। तो एक ही लाइन याद रखनी है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन? लोखंडे प्रशांत सीताराम। बाकी अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न ही है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से आपको रिवाइज करवाते हैं। आ जाओ। अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पाती बने। फिक्की के महासचिव बने अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, मतलब कार्यकाल इनका 1 साल बढ़ गया। भारत का नया नौसेना प्रमुख बनाया गया है, या नौसेना प्रमुख बन गए कृष्णा स्वामीनाथन। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बीजेपी से। भारत के नए सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 3रे नंबर के बने एनएस राजा सुब्रमणी। और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, इनकी पार्टी का नाम याद रखना टीवीके, तमिलगा वेट्री कजगम। केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन बने। और सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अभी नए अध्यक्ष बने हैं 2026-27 के लिए आर मुकुंदन। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ, साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष सहदेव यादव। सीबीआई के निदेशक बने कौन? मतलब प्रवीण सूद ही हैं, कार्यकाल इनका भी 1 साल बढ़ा दिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। यूआईडीआई के नए सीईओ यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए सीईओ सौरभ विजय बने। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुणवीर सिंह। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान। अभी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल का भी कार्यकाल बढ़ गया है, नाम है अनुराग गर्ग। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और इसमें भी भारतीय दल का शेफ द मिशन बनाया गया रोहित राजपाल को। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा के अध्यक्ष बने पी जवाहर। और अभी भारतीय नौसेना के वाइस चीफ बने हैं अजय कोचर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए डीके शिव कुमार। और डीआरडीओ के अभी जो अध्यक्ष हैं वो भी नए बन गए, मतलब एडिशनल चार्ज दे दिया गया राजेश कुमार सिंह को, जो कि भारत के रक्षा सचिव भी हैं। ठीक है, तो इतने सारे ये लेटेस्ट अभी सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखिएगा। हमने रिवाइज कर लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 3 जून को। तो विश्व साइकिल दिवस याद रखेंगे, हर साल 3 जून को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना और उन्हें ये बताना कि भैया साइकिल एक सस्ता, स्वास्थ्यवर्धक और पर्यावरण के लिए सुरक्षित परिवहन साधन है। अच्छा, थीम की बात करें, थीम क्या है? हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना, साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। आपको बता दूं कि 12 अप्रैल 2018 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था। कब? 2018 में। वैसे अभी जून में आप देखोगे तो 2 दिवस हम मना चुके हैं, 1 जून को ही हैं दोनों, विश्व दुग्ध दिवस और ग्लोबल पेरेंट्स डे, दोनों 1 जून को हमने मनाया। ठीक है, तो जून में अभी देखोगे टोटल ये 3 दिवस हो चुके हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बन गए? तो सही उत्तर होगा मीनाक्षी मदन रॉय। तो अभी केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय को पटना हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है। और उन्होंने किनकी जगह ली है? संगम कुमार साहू का स्थान लिया है। ये जो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय है ना, ये अभी सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायाधीश थी, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश बन गई है पटना हाईकोर्ट में। और ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, सिक्किम हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश यही थी, मीनाक्षी मदन रॉय। अब देखो हाईकोर्ट की बात है, पटना हाईकोर्ट में गई है ना ये, तो हाईकोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखते हैं। एक तो याद रखना, हाईकोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 214 से 231 तक। टोटल हाईकोर्ट है 25वां है अमरावती हाईकोर्ट। अच्छा, हाईकोर्ट में किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन रही? तो अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट। और किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही? तो लीला सेठ रही, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में रही थी। और किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 217। और शपथ कौन दिलाते हैं उस राज्य के गवर्नर? कौन सा आर्टिकल है?
219। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 226। और हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? तो आर्टिकल 215। उसके अलावा बात करें, अब करंट अफेयर्स देखते हैं कुछ। अगर पूछते हैं कि देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर कहाँ बना? तो रांची में। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना था केरल हाईकोर्ट। कौन सी भाषा? मलयालम चलती है वहां। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। ठीक है, याद रखना क्या, भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था गुजरात हाईकोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में एआई के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। और अमरावती हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस अभी बनी थी लीसा गिल। और कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी सेक्टर में महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, मासिक धर्म अवकाश लागू करने का आदेश दिया। मतलब हर महीने में एक दिन पेड लीव दी जाएगी। ठीक है, तो भैया ये हाईकोर्ट से कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। और हमारा जो मेन प्रश्न था वो मत भूल जाना, पटना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बन गई है मीनाक्षी मदन रॉय। कम से कम बिहार वाले तो याद रखना भाई। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो पद्मा से आपको समझ में आ जाएगा पद्मा नदी कहाँ पर? बांग्लादेश। तो याद रखना, बांग्लादेश ने भी पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना पद्मा नदी, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं, तो उसी पर पद्मा नदी पर ही बनाई जाएगी। और बनाने का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में पानी की कमी की समस्या को कम करना। बांग्लादेश का कहना है कि भारत में जो फरक्का बैराज है उसके कारण कुछ मौसमों में उसे कम पानी मिलता है, इसलिए पानी को संग्रहित करने के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए ये बैराज हम बना। ये परियोजना वहाँ पे राजबारी और पाबना जिले में बनेगी। बैराज की लंबाई होगी 2.1 किलोमीटर, जिसमें 78 गेट होंगे जिनसे पानी के प्रवाह को कंट्रोल किया जाए। और इससे 113 मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकेगी। तो अगर एक लाइन में बोले तो पद्मा बैराज परियोजना बांग्लादेश की एक बड़ी जल परियोजना है जिसका उद्देश्य है पानी का भंडारण करना, जल संकट कम करना और बिजली का उत्पादन करना। अच्छा, फरक्का बैराज की हमने बात करी, तो ये भारत के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर बना है। 1975 में इसको चालू किया गया था। ठीक है, बाकी देखो मेन बात तो यहाँ बांग्लादेश की हो रही है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल ढाका होती है और ढाका में ही आपको बिम्स्टेक का मुख्यालय मिलेगा। करेंसी टका है। नए प्रधानमंत्री अभी बने थे, तारिक रहमान नाम है। प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है। पहले कुछ स्टैटिक आपको कराऊं यहाँ से, तो यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। हम ये भी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कह के पुकारते हैं और गंगा को हमने देखा पद्मा के नाम से जानते हैं। अच्छा, भारत सबसे ज्यादा जो सीमा है, जो बाउंड्री है, किस पड़ोसी देश से लगाता है? तो वो बांग्लादेश ही है। सबसे ज्यादा सीमा हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। या अगर यूं पूछे कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो 5। वो कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें भी सबसे ज्यादा देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से। और कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा है। बाकी कुछ करंट अफेयर्स हम रिवाइज करें अगर बांग्लादेश से, तो अभी आपको याद होगा बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था, जब यहाँ पे दंगे फसाद चल रहे थे, तब की बात है। 2026 में बांग्लादेश ने अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है थाईलैंड से। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। कौन सा? बांग्लादेश। और आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना ये। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। अभी जो वर्तमान में यहाँ प्रधानमंत्री है ना, तारिक रहमान, वो इन्हीं के बेटे हैं। उसके अलावा बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया। ये ऊपर वाला ही पॉइंट रिपीट हो गया फिर, है ना। बाकी अभी जो 10वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था, भारत और श्रीलंका ने होस्ट किया था। बांग्लादेश नहीं खेला था इसमें, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेला और इसमें भारत ही विजेता रहा, आपको पता है। आप मुझे बताओ यहाँ पे भारत ने किसको हराया था? और बांग्लादेश में भी भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे, दिनेश त्रिवेदी उनका नाम है। अच्छा, भारत ने किस संविधान संशोधन के द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा दिया? तो आंसर होगा 100वां संविधान संशोधन। उसके अलावा त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला जो पुल है उसको मैत्री सेतु कहते हैं। किस नदी पर बना है? फेनी नदी पर बना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है बांग्लादेश से संबंधित, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रहे गूगल के डीबग प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो आंसर होगा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने से। एक्चुअली में आपको पता है गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है,
तो उसी ने ये डीबग प्रोजेक्ट शुरू किया। इसे मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों जैसे कि डेंगू, जीका, चिकनगुनिया इनको कम करने के लिए बनाया गया है ये प्रोजेक्ट। कैसे काम करेगा ये? तो इसमें वैज्ञानिक लैब में जो नर मच्छर होंगे, जो मेल मॉस्किटो होंगे, उनको वोल्बाचिया नाम के एक प्राकृतिक बैक्टीरिया से संक्रमित करेंगे। फिर इन नर मच्छरों को खुले वातावरण में छोड़ देंगे। जब ये नर मच्छर जंगली मादा मच्छरों के साथ जाएंगे तो उनके जो अंडे होंगे उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे मच्छरों की संख्या कम होने लगेगी। तो इसका फायदा क्या होगा, जो छोड़े गए जो नर मच्छर होंगे वो इंसानों को नहीं काटते, और हमने देखा नए मच्छर नहीं बनेंगे, अंडों से मच्छर नहीं निकल रहे, तो मच्छरों की आबादी कम हो रही है, जिससे डेंगू, जीका, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां कम फैलेगी। और ये रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीका माना जाता है। तो ये है गूगल का डीबग प्रोजेक्ट। गूगल की बात कर लें, गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए। सीईओ सुंदर पिचई हैं, इसके पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। कुछ गूगल से प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए गूगल ने डीजी कवच लॉन्च किया था। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विलो चिप भी डेवलप किया गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत, ये कहां पर खुला, बेंगलुरु में। 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरनवुड को लॉन्च किया गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां पर लॉन्च किया, हैदराबाद में। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना जिसका नाम है वाटर वर्थ, इसके लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना, तो मुंबई और विशाखापत्तनम को। और इसी प्रकार की केबल गूगल भी बिछा रहा है, उसका नाम है ब्लू रेमन सब सी केबल सिस्टम। और गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला कहां पर रखी गई, तो विशाखापत्तनम। ठीक है, तो गूगल से ये कुछ पॉइंट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एआई परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला है, तो आंसर होगा चौथा स्थान मिला है भैया। तो स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार भारत डिजिटल और एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2025 में ये 8वें स्थान पे था, अभी ये 5वें स्थान पे पहुंच गया है। उसी तरह से एआई प्रदर्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रदर्शन में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत से आगे केवल 3 देश हैं, कौन कौन, अमेरिका, चाइना और सिंगापुर। भारत चौथे स्थान पर है इसमें। यहाँ पे भारत ने जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और कनाडा जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया इसमें। अच्छा, एआई क्या है? एआई ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने, सीखने, निर्णय लेने और पैटर्न पहचानने का काम करते हैं, जैसे चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सब एआई के ही उदाहरण है। और आपको बता दूं, भारत ने डिजिटल सेवाओं से लगभग 328 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व कमाया है। दुनिया के 72% एआई उपयोगकर्ता विकासशील देशों में ही है, और भारत और चीन मिलकर दुनिया का लगभग 40% एआई उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब 40% जो उपयोगकर्ता है वो आपको एआई के उपयोगकर्ता ये आपको भारत और चीन में मिलेंगे, दुनिया का 40%। ठीक है, अब एक तरह से तो रैंकिंग वाला प्रश्न है। रैंकिंग मैंने आपको कल परसों ही सारी इंपॉर्टेंट रिवाइज कराई थी। आज मैं आपका एक काम करता हूँ, एआई से संबंधित प्रश्न रिवाइज करा, बहुत दिन हो गए क्योंकि। तो एआई के गॉडफादर कौन? जेफरी हिंट। एआई के फादर कौन? जॉन मैकार्थी। और याद रखना कि गुजरात ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की घोषणा की, कहां पर? गुजरात के गिफ्ट सिटी में। और यह देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई रिसर्च संस्थान होगा जिसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाए। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खोला गया है, और इसमें मदद कर रहा है आईआईटी कानपुर। एआई समिट 2027 में जो होगा वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। एआई समिट 2028 ये यूएई में होगा। ओपन एआई ने किस भारतीय कंपनी के साथ एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया? तो टाटा। और भारत बेंगलुरु का एक कंपनी है भारत वन डॉट एआई, इसने बेंगलुरु में भारत की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी बनाने का ऐलान किया। भारत विस्तार एआई टूल, इसको लॉन्च किया हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ये एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने साथ मिलकर सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए समझौता किया। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम, जिसको नाम दिया, कहां पर शुरू हुई? मुंबई में। और सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया था? सुदर्शन। चीन ने अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डेटा सेंटर बनाने की भी घोषणा की है। ठीक है, ये कुछ एआई संबंधित अभी 2026 के लेटेस्ट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ अभी कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? विनीत मैकार्थी। तो वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी अभी ये अंडमान निकोबार कमान के 20वें कमांड इन चीफ बन गए हैं, मतलब कमांडर इन चीफ बन गए हैं। अंडमान और निकोबार कमान क्या है इसकी बात करें तो याद रखना ये भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान है। त्रिसेवा मतलब इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना ये तीनों एक साथ मिलकर के काम करती हैं। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा विजयपुरम में। अंडमान निकोबार के जो कैपिटल है ना, पोर्ट ब्लेयर जिसको पहले कहते थे, अभी तो नाम बदल गया, विजयपुरम अब इसको कहते हैं, वहीं पर इसका मुख्यालय है। और ये हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब ये अपॉइंटमेंट वाला ही प्रश्न था, तो अपॉइंटमेंट हमने स्टार्टिंग में देख लिए। अंडमान निकोबार में आपको ले चलता हूँ एक बार घुमाने। तो ये रहा, यहाँ पर मैप में आप देखोगे अंडमान निकोबार, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, उसी को नाम बदल के अब श्री विजयपुरम कहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी। यहीं पे आपको याद होगा 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे। हैवेलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं। कुछ करंट अफेयर्स के और प्रश्न मैं यहाँ से आपको रिवाइज कराऊंगा, कुछ स्टैटिक भी देखेंगे। एक तो याद रखना वर्जिन नारियल का तेल को जीआई टैग मिला था, ये निकोबार का है। और राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर ये बनाया जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो एक चिड़िया टापू है वहां पर। और ये भारत का पहला कोरल रीफ अनुसंधान संस्थान होगा, तो ये ध्यान में रखना। और भारत में 2 स्थानों पर मड वॉल्केनो आपको मिलेंगे, अंडमान निकोबार में ही, दिगलीपुर और बाराटांग द्वीप में। उसके अलावा केंद्र सरकार 300 करोड़ रुपए की लागत से अगली पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र शुरू करेगी अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप, जिसे हैवलॉक द्वीप भी आप नाम से जानते हो, वहां पर। और अभी शक्ति द्वीप 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन भी हुआ था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि एक ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास था। इसका आयोजन अंडमान निकोबार कमान ने किया था। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक उसको कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप आपको यहीं पर मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और भारत का दूसरा जो प्रमुख ज्वालामुखी है नारकोंडम, ये भी यहीं पर है अंडमान निकोबार में, जो एक इनएक्टिव ज्वालामुखी। और भारत का एकमात्र सक्रिय मड वॉल्केनो यानी कि कीचड़ का एक वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, जो अभी लगभग 20 सालों के बाद फटा भी था, पिछले साल की बात है। यह आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा बाराटांग द्वीप पर। ठीक है, तो अंडमान निकोबार से ये कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने पढ़े। ध्यान में रखना, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत और चीन की 35वीं WMCC बैठक अभी कहां पर हुई? तो ये बीजिंग में हुई, चाइना के बीजिंग में। तो अभी हाल ही में याद रखेंगे भारत और चीन ने बीजिंग में सीमा मामलों पर चर्चा के लिए अभी WMCC मतलब वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 35वीं बैठक का आयोजन किया। इसमें जो भारत का जो प्रतिनिधित्व किया, मतलब भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किया, भारत को रिप्रेजेंट किया, सुजीत घोष ने। अच्छा, है क्या ये WMCC? तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा एक मंच है जहां भारत और चीन के अधिकारी सीमा से जुड़े मामलों पर बातचीत करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य रहता है सीमा पर शांति बनाए रखना, गलतफहमियों और तनाव को कम करना और दोनों देशों के बीच संपर्क और समन्वय बनाए रखना। आपको बता दूं, भारत और चीन की जो सीमा है उसे हम मानते हैं, मतलब जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 3488 किलोमीटर। किन किन राज्यों से, यूटी से हम सीमा लगाते हैं, मतलब चाइना की सीमा लगती है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा लगती है लद्दाख से 1597 किलोमीटर। और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? तो ये 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये अस्तित्व में आया। ये भारत और चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के बीच की वास्तविक सीमा मानी जाती है। वैसे भारत जो इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर मानता है, जबकि चीन इसे लगभग 2000 किलोमीटर का मानता है। LAC का जो पूरा सीमांकन है वो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए कई जगहों पर विवाद बना रहता है। और भारत चीन सीमा पर जो हमारी सेना जो रक्षा करती है, वो कौन करते हैं रक्षा? ITBP के जो जवान है वो यहाँ पर रक्षा करते हैं, वो यहाँ पर तैनात रहते हैं। अब इसी तरह से कुछ और बैठकें, कुछ सम्मेलन में आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 जो 2025 में हुआ था बेलम ब्राजील में। अब जो COP31 होगा 2026 वाला, वो एंटालिया तुर्की में होगा, तुर्की है जिसे बोलेंगे।
और जो कोप 32 होगा 2027 में वो अद्दिस अबाबा इथोपिया में। अभी 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ था चंडीगढ़ में। नॉर्थ टेक सिंपोजियम हुआ प्रयागराज यूपी में। सेंटा मार्टा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ सेंटा मार्टा कोलंबिया में। इसकी मेजबानी कोलंबिया और नीदरलैंड ने की। पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में होना है, अभी नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया ये। उसके अलावा मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026, इसका आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था नागपुर में। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन अभी दूसरा संस्करण हुआ था जयपुर में। किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी मुंबई में। 10वां हिंद महासागर संवाद इंडियन ओशन डायलॉग नई दिल्ली में हुआ। विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन की अभी जो 79 नंबर की बैठक हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। 26वां केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई थी छत्तीसगढ़ में हुई थी, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 68 नंबर की बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। भारत का पहला नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट बंगलुरु में हुआ। और अभी यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में भाग लेने वाला पहला नॉन यूरोपियन कंट्री बना था कनाडा। इसकी अभी 8वीं बैठक हुई थी येरेवन आर्मेनिया में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप सीनियर सिंगल्स का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर होगा दिव्यांशी भौमिक। तो भारत की 15 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं दिव्यांशी भौमिक और इन्होंने एक बड़ा इतिहास रच दिया। अभी उन्होंने WTT फीडर प्रिस्टिना, मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर प्रिस्टिना, ये एक इंटरनेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट है और इसी में महिला एकल वुमेन सिंगल प्रतियोगिता को इन्होंने जीत लिया है और इसी के साथ वे सीनियर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। यहाँ पे फाइनल में उन्होंने चीनी ताइपे की खिलाड़ी ये यी तियान उनको हराया है। ये टूर्नामेंट प्रिस्टिना कोसोवो में आयोजित हुआ था। यहाँ पे दिव्यांशी ने केवल सिंगल्स में ही नहीं बल्कि डबल्स में भी गोल्ड जीता, यानी कि उन्होंने 2 गोल्ड जीते। ठीक है, टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। टेबल टेनिस से आपको याद आ गया, एक तो अभी 22वां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगा, अभी जुलाई में होगा त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1926, हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड और हेड है पेत्रा सोरलेंग। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले के फ्राजिल नगर का नाम क्या घोषित किया? मतलब ये इसका नाम बदल रहे हैं, तो क्या नाम रखेंगे? पावागढ़ इसका नाम है। अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, अभी उन्होंने ही फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ किया जाएगा ऐसा घोषणा की है। फाजिल नगर ये कुशीनगर जिले में। तो सरकार के अनुसार ये जो स्थान है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी की महापरिनिर्वाण स्थली इसको माना जाता है। तो प्राचीन ग्रंथों में इसे पावा या पावागढ़ कहा गया। तो पावागढ़ क्या है? माना जाता है भगवान महावीर ने यहीं पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था और प्राचीन काल में ये 2 मल्ल गणराज्यों में से एक की राजधानी पावा थी। सरकार का कहना है कि इस स्थान की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को पुनः स्थापित किया जा रहा है और नाम बदलने का जो प्रशासनिक जो प्रोसेस है वो अभी जारी है। अंतिम अप्रूवल केंद्र सरकार के अधिसूचना के। वैसे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो पारंपरिक जैन इतिहास है उसमें महापरिनिर्वाण जो स्थल है वो पावापुरी बिहार को माना जाता है, लेकिन कुछ शोधों के अनुसार फाजिल नगर को ही प्राचीन पावापुरी या नवीन पावापुरी माना गया है। तो दोनों बात मैंने आपको बता दी और जो न्यूज में चल रहा है वो तो मैंने आपको नाम बदलने की बात है, तो आज नाम बदलने से संबंधित पॉइंट मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज मैं उत्तर प्रदेश नहीं चलता हूँ, बहुत दिन हो गए। ये रहा मैप में, कैपिटल लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, राजकीय पक्षी सारस हो गया, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश, फल है आम। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट। बाकी करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं दिव्या सिंह, इन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चलाकर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। मतलब ऐसा करने वाली वो भारत की पहली में। उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी, इसको नाम दिया विक्रमादित्य। इसको काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी में लगाया गया। जबकि याद रखना, भारत की जो पहली वैदिक घड़ी है विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगी हुई। बाकी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश
के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। ये एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है, लंबाई है 590 मीटर। और इसी एक्सप्रेसवे पे 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप का भी उद्घाटन किया था। फाइटर जेट लैंड कर सक कहाँ पे, शाहजहांपुर स्थान है, वहीं पर इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया था। ये देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप है। उसके अलावा रॉकलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी, इसने उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी पुनर्चक्रण सुविधा को स्थापित किया। उसके अलावा एपिडा ने देश का पहला बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत खोला है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित। वैसे ये उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 प्रयागराज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन, जो कि हमने देखा एक ओपन एयर म्यूजियम है। नौसेना के जो हथियार हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको यहाँ पे देख, ठीक है, ये सब बातें उतरने वाली है। बाकी भैया ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर की। वीडियो को आपने लाइक नहीं करा होगा तो लाइक जरूर कर। बाकी डेली इनकी PDF आपको मिल ही जाती है और प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको अवेलेबल करा दी जाती है। कहाँ पर? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो खूब क्विज लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। डेली क्विज मिल जाती है, वीकली क्विज आपको मिल जाती है। बाकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस कर सकते, कितना अपने आप को घिस सकते हैं। जो जितना घिसेगा वो इतना चमकेगा। बाकी चलो अभी कल के करंट, अच्छा ये कहाँ मिलेगी क्विज और PDF? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं, ठीक है। तो कल आपसे पूछा था, अभी हाल ही में द अर्थ प्राइज 2026 के एशिया क्षेत्र का पुरस्कार किस भारतीय टीम ने जीता? तो इस टीम में 3 भारतीय छात्र हैं, विवान छाछरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। फिर आपसे पूछा अभी हांगकांग एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर रहा। और प्रस्तावित उन्नत पैकेजिंग ग्लास कोर सबस्ट्रेट निर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। फिर पूछा देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी में। फिर पूछा केंद्रीय रक्षा मंत्री जी ने अभी नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ इसका आंसर होगा। कल मिस्टेक से मैंने भोपाल यहाँ पर बोल दिया था, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने लखनऊ ही बताया था, तो लखनऊ आंसर है। फिर अगले में पूछा था मिशन क्वीन पाइनएप्पल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। फिर अगले में आपसे पूछ रहे हैं कि मलेशिया ने 1 जून 2026 से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर बैन लगा दिया? तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। फिर आपसे पूछा आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं, अच्छा वैसे मंत्री है कौन? तो मनोहर लाल खट्टर। अभी उन्होंने स्वच्छ एप्लीकेशन को शुरू किया, कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। फिर पूछा था कि अभी ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया गया, तो आंसर होगा 1 जून को मनाया गया। और आखिरी प्रश्न था पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो प्लेबैक सिंगर थी, पार्श्व गायक, जिन्हें आपको याद है 2023 में पद्म भूषण भी मिला था। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल क्या पूछा था? भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने किसके विरुद्ध क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दे दी? तो आंसर हो जाएगा डेंगू। और क्यूडेंगा डेंगू से डेंगू ऐसे याद किया था हमने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।